क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। बहुत टारगेट्स है, आप टारगेट सुन लीजिए, फीडबैक कीजिए। हिंदुस्तान के लोगों का खून उबल रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, कि कहने की बात नहीं होती है। पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के हालात नहीं सुधरने देने हैं। जो डिफेंस है बॉर्डर की, वो डिफेंस को दे देनी चाहिए। एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर भारत माता को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। और आइए अब सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो उरी, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। उन्होंने उरी में हुए आतंकी हमले की पल पल की खबर देश तक पहुंचाई। सुबह आतंकी हमला होने से लेकर अब तक रिफत उरी में चल रहे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जानते हैं उनसे पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आज बड़ा फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 17 फौजी जवान शहीद और 30 जवान घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 4 मिलिटेंट मार गिराए। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद यह दूसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने फिर किया कश्मीर को लहूलुहान। सीमा पार से आए आतंकियों ने किया बड़ा हमला। सेना के अहम ठिकाने को बनाया निशाना। वक्त सुबह 5:30। जगह उत्तर कश्मीर का उरी सेक्टर। श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर धमाके की ये तस्वीरें उस आतंकी हमले की है जिसे सुबह के गहरे सन्नाटे में अंजाम दिया गया। सुबह भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी में बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने जब यह हमला किया उस वक्त बेस में बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे। इनमें से कुछ सो रहे थे और कुछ अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। तंबुओं और अस्थायी शिविर होने की वजह से यहां आग जल्दी फैल गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। विस्फोटों की आवाज सुनते ही सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं उड़ी में, जहां पे ये अटैक हो गया। कुछ लोकल से बात करेंगे कि क्या हुआ उस टाइम। आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने फायरिंग की आवाज कब सुनी, क्या कुछ आपने यहाँ पे देखा? देखिए, हम सुबह 4:45 बजे जब फायरिंग की आवाज़ आई तो फायर उका दुका चलने लगी, लेकिन हमें यही इल्म है। और बाद में कभी बड़ा कभी छोटा फायर वही चल रहा था, बस इतना पता है। सेना के मुताबिक करीब 3 घंटे चली मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 4 आतंकी जैश-ए मोहम्मद के थे। आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफलें मिली हैं। इसके साथ ही 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और ग्रेनेड भी मिले हैं। इन सभी चीजों पर पाकिस्तान के निशान मिले हैं। DGMO ने इस हमले को लेकर हॉटलाइन पर पाक के DGMO से विरोध जताया है। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. आतंकी हमले के बाद सेना तुरंत हरकत में आ गई। बारामूला में सेना के 19वें डिवीजनल मुख्यालय के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई और घायल जवानों को मुठभेड़ स्थल से तुरंत निकाला गया। सूत्रों के मुताबिक हमले को सीमा पार से हाल ही में घुसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, जिन्होंने शायद सलमाबाद नाले से उरी शहर में प्रवेश किया। सूत्रों के मुताबिक घाटी में पिछले 15-20 दिनों में 30 से 40 आतंकियों ने घुसपैठ की है।
2 दिन पहले शुक्रवार रात को उरी से भी 3 गुटों ने घुसपैठ की थी। इस बार हर ग्रुप 4-4 लोगों का है, जो बाद में 2-2 आतंकियों में बंट जाता है। आतंकवादियों ने 2 साल पहले भी इसी इलाके के मोहरा में ऐसा ही हमला किया था। 5 दिसंबर 2014 को हुए उस आतंकी हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए। सरकार बड़ी सीरियस है, उसी सिलसिले में लगातार इस पर विचार विमर्श होता है। हिंसा की आग में झुलस रहे कश्मीर को पाकिस्तान ने फिर से छलनी किया है, लेकिन अब उरी में सेना पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की मांग तेज हो गई है। अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। आपके जवानों पर हमला हुआ ना, आपके पोस्ट पर हमला हुआ ना, तो आप उनके पोस्ट पर भी हमला कर सकते हैं। हाँ, उनके टेररिस्ट कैंप पर भी हमला कर सकते हैं। बहुत टारगेट्स है, आप टारगेट चुन लीजिए, लेकिन हिट बैक कीजिए। देश का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार चेताने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी, इसमें दो राय नहीं कि ये गुस्सा फौज के अंदर भी है। हमारे जवान अपने 17 साथियों के लहू का हिसाब लेने के लिए बेचैन होंगे। ऐसे में सरकार को सोचना है कि पाकिस्तान को इस पर कब और कितना करारा जवाब देना है। ये जवाब भी पाक को उसी की जमीन पर ही देना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर 2001 में हुए जैश के हमले के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है। जानकार हमले के पीछे सेना की चूक को भी जिम्मेदार मानते हैं। महीना भर भी नहीं गुजरा जब हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सईद सलाउद्दीन ने कश्मीर घाटी को फौजियों की कबरगाह बनाने की धमकी दी। इसके बावजूद भी ब्रिगेड मुखियालिया पर इतना बड़ा हमला होना वाकई चिंता की बात है। पंद्रह साल बाद घाटी में सबसे बड़ा आतंकी हमला। हमले में हमारे 17 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब सुरक्षा में तैनात जवानों की अदला बदली होती है। 5 बजे सुबह के करीब ही गार्ड की ड्यूटी खत्म होती है और दूसरे गार्ड के आने का वक्त होता है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी तार काटकर हेडक्वार्टर में घुस आए। हमला उस एरिया में किया गया जो ब्रिगेड मुख्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहा जाता है। यहाँ कॉम्बैट फोर्स नहीं होती। शायद इतने बड़े नुकसान की एक वजह ये भी थी, लेकिन इतने बड़े नुकसान के बाद सवाल उठने तो लाजमी है, क्योंकि 10 सितंबर को भी 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिनमें 4 आतंकी मारे गए थे। 17 अगस्त को भी बारामूला जिले में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे और 3 घायल हो गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आईबी का अलर्ट जारी होने के बावजूद आतंकी अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए। बड़ा सोच समझ के ऐसा टारगेट चुना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेस जो है मेन हेडक्वार्टर या बटालियन लोकेशन से ज़्यादा आसान होता है, और ये थोड़ा पीछे होता है, और उनको लगता है कि और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंदर आपके पेट्रोल होता है, आपके ऑयल्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, एमुनिशन वगैरह होता है, जिससे कोलेट्रल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यह हमला आईएसआई और आतंकियों की साठगांठ से बनी अफजल गुरु ब्रिगेड का काम है, जिसे खास तौर पर सेना को निशाना बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। पठानकोट हमले में भी इसी ब्रिगेड का नाम सामने आया था। हाल ही में पुंछ में मिनी सचिवालय पर हुए हमले में भी यही ब्रिगेड सक्रिय थी, जिसका मकसद फौजी छावनी को निशाना बनाना था, लेकिन आतंकी चूक गए। माना ये जा रहा है कि डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी के हटने और उसकी जगह बिहार रेजिमेंट की तैनाती की खबर पोर्टरों के जरिए अफजल गुरु ब्रिगेड तक पहुंच गई और इस हमले को अंजाम दे दिया गया। हमले पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार को ही बीएसएफ के आईजी विकास चंद्रा ने जानकारी दी थी कि एलओसी के उस पार करीब 200 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। उन्होंने सुरक्षा कड़ी करने की बात कही थी, बावजूद इसके ये बड़ा हमला हो गया। 150 से 200 के आसपास ट्रेन मिलिटेंट्स हैं उस पार बैठे हैं जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। उसमें से कुछ ने इन्फिल्ट्रेट किया है और कुछ मारे गए हैं।
तो ये पूरा जो संदर्भ है उसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। भारत में किसी आर्मी कैंप पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। 15 साल पहले जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा कॉम्प्लेक्स पर जीप में विस्फोटक के जरिए फिदायीन हमला किया था। इसमें 38 की मौत हुई थी। मोदी सरकार के सख्त रवैये से बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर बदले की आग में जल रहा है। उसने अपनी हरकतें तेज कर दी हैं। गौरतलब है कि इसी महीने 2 सितंबर को हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को तबाह करने की धमकी दी है। Pakistan is duty bound, morally bound to provide concrete substantial support, ongoing freedom struggle on the territory of Kashmir. और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। दरअसल सैयद सलाहुद्दीन की धमकी पाकिस्तान की बदली रणनीति का नतीजा है। अब पाकिस्तान ने फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति अख्तियार की है। पठानकोट एयरबेस का हमला उसी कड़ी का हिस्सा था। इसी हफ्ते आईबी ने देश के एयरफोर्स को अलर्ट जारी किया है कि हिजबुल उनके एयरबेस को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। सवाल है कि इतनी चेतावनियों के बाद भी आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब कैसे रहे। उड़ी में सेना पर मिलिटेंट हमले की खबर मिलते ही दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव, सीआरपीएफ के डीजी, आईबी चीफ, रक्षा सचिव समेत तमाम आला अधिकारी शामिल थे। बैठक में सेना पर हुए फिदायीन हमले पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तय की गई। जम्मू कश्मीर में यह 15 सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। बारामूला के उरी सेक्टर में मौजूद आर्मी बेस पर फिदायीन हमला कर जवानों की बैरक में आग लगा दी गई। हमले में 17 जवान शहीद हो गए। सेना पर हुए इस सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इमारत के गलियारों में हलचल तेज हो गई। गोवा में मौजूद रक्षा मंत्री पर्रिकर को तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचने के निर्देश दिए गए। सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग भी उरी पहुंचे। इधर दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रूस दौरा रद्द करते हुए आपात बैठक बुला ली। बैठक में आतंकी हमले के बाद की स्थितियों से निपटने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने के लिए उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह का हमला किया गया उससे साफ है कि आतंकी पूरी तरह प्रशिक्षित थे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस। राजनाथ सिंह ने आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे अलग थलग किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सुरक्षा बलों को घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक हो जाना चाहिए। उस पर कार्रवाई करेंगे हम किसी भी हालत में, हमारी सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकियों के कायराना हमले में देश ने 17 जवानों को खो दिया। जवानों की शहादत पर दुख के साथ साथ आतंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर ऐसे आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा, उरी में सेना के बेस पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमले में शहीद हुए जवानों को मेरी श्रद्धांजलि। भारत ऐसे हमलों से डरेगा नहीं। हम आतंकी और उनको बढ़ावा देने वालों के ऐसे हमलों को नाकाम कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़े शब्दों में उरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उरी में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उरी में शहीद हुए जवानों को सलाम। उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। जवानों की शहादत पर पूरा देश गमजदा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। वहीं बुंदेलखंड के दौरे पर रोड शो कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जैसे ही उरी में आतंकवादी हमले में जवानों की शहादत की खबर लगी, उन्होंने रोड शो में मौजूद लोगों के साथ 30 सेकंड का मौन रखा। विपक्ष ने आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर वार करते हुए सबक लेने की नसीहत भी दे डाली। हमारे जवानों का जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है और रोज हो रहा है, उसके ऊपर हिंदुस्तान के लोगों का खून उबल रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो
सबसे पहले वो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा लें, क्योंकि बतौर रक्षा मंत्री एक डिजास्टर साबित हो रहे हैं। और ये सारी जो घटनाएं हैं वो जग जाहिर है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के कई ठिकाने गढ़ हैं, और मैं मानता हूं कि हमको अपनी आंतरिक सुरक्षा को और चौक चौबंद करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं। पूरी कड़ाई के साथ निपटना पड़ेगा और देश को उनको जवाब देना पड़ेगा। देश के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और अब तक इतना बड़ा हमला हमारे सैनिकों के ऊपर नहीं हुआ था। अब बात करने से क्या होगा? इशारा देना या धमकी देना यहाँ से ठीक है, अब एक्शन की जरूरत है। देश ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ खड़े होने की प्रतिबद्धता दिखाई है और सरकार ने आतंकियों के खिलाफ सख्ती की। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आए दिन हमले हो रहे हैं, जिस तरह से अब पुलिस और सेना को सीधे निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात साफ है कि खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही ऐसे हमलों से निपटने के लिए घाटी में फैले आतंकियों की जल्द से जल्द कमर तोड़नी होगी। उड़ी में फिदायीन हमले के बाद पठानकोट एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस साल की शुरुआत में उड़ी जैसा ही बड़ा हमला पठानकोट एयरबेस पर भी हुआ था। सेना के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए रणनीति के तहत मिलिटेंटों ने पठानकोट और उड़ी पर एक जैसा तरीका इस्तेमाल किया है। उड़ी में उठती आतंक की लपट और स्याद धुएं ने करीब 450 किलोमीटर दूर पंजाब के पठानकोट में भी हाई अलर्ट का पैगाम पहुंचा दिया है। पठानकोट के कैंट एरिया पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरहद से लगे इलाके पर भी चौकन्नी निगाहें रखी जा रही हैं, लेकिन सबसे हाई अलर्ट वायुसेना के एयर बेस पर है। पठानकोट जिन्ना भी साडा एरिया बार्डर एरिया लगदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਰੌਲ ਨਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਨਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਵਾਨ ਦਾ ਨਾਕਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ पए ਆ। दरअसल उरी में जिस तरह के हथियार और गोला बारूद से लैस आतंकियों ने हमला किया है, ठीक वैसा ही हमला आतंकी पठानकोट एयरबेस पर भी कर चुके हैं। ये दूसरा बड़ा अटैक है चंद महीनों के अंदर। पहले इन्होंने पठानकोट पे किया एयर हेडक्वार्टर पे, अब ये आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर कर रहे हैं। जान के इस तरह के प्लानिंग है। तारीख थी 2 जनवरी 2016। जगह पठानकोट एयरबेस। वारदात आत्मघाती हमला। हताहत 7 सुरक्षाकर्मी शहीद, 20 जख्मी। पठानकोट हमला वायुसेना बेस पर था, जबकि उरी में थल सेना के बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। करीब 8 महीने के फासले पर हुए दोनों हमलों में फर्क सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा हमले का पूरा तौर तरीका एक जैसा ही है। दोनों हमले तड़के सुबह शुरू हुए। उरी में सुबह 5:30 बजे आतंकी घुसे। पठानकोट में तड़के 3:30 बजे आतंकी घुसे। सूत्रों के मुताबिक उरी हमले के 2 दिन पहले 16 सितंबर को आतंकी भारत में घुसे। पठानकोट के हमलावर ने एक दिन पहले 30 दिसंबर को घुसपैठ की थी। उरी में कुल 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि पठानकोट हमले में अभी भी कुछ भ्रम है, लेकिन माना जा रहा है कि पठानकोट के हमलावर भी 4 ही थे। उरी में सेना के बटालियन हेडक्वार्टर में घुसे आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके की तरफ से भारत में घुसे थे। 4 आत्मघाती आतंकियों का दल दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। कैंट के अगल बगल के दुर्गम इलाके और झाड़ियों का फायदा आतंकियों को मिला। जो यहाँ पे ये हमला हुआ, खासतौर से जो फिदायीन हमला होता है, तो उसमें पहली ही कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फौज को नुकसान पहुँचाया जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि ये अपने मंसूबे में कामयाब हुए, इसी की वजह से फौज को इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए भी आसपास की ऊंची एलिफेंट ग्रास आतंकियों की आड़ बन गई। जैसी उरी में घुसने के बाद आतंकियों ने गोलियां चलाते हुए अफरा तफरी का माहौल बना दिया, ठीक यही तरीका पठानकोट एयरबेस के हमले में भी अपनाया गया। दोनों ही हमले में शामिल आत्मघाती आतंकियों के पास पाकिस्तान की मुहर लगे हथियार थे। Terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim.
आईजीएमओ ने शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया है कि उरी के बटालियन हेडक्वार्टर के चारों हमलावर मसूद अजहर के आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। पठानकोट हमले की लंबी जांच के बाद भी यही साबित हुआ कि जैश-ए-मोहम्मद के थे चारों हमलावर। मामले की जांच करने वाली एनआईए ने चारों की पहचान का भी खुलासा किया। ये आतंकी थे नासिर हुसैन, अबू बकर, उमर फारूक और अब्दुल कयूम। इन चारों की पहचान साबित हो जाने के बाद कोई शक नहीं रहा है कि पठानकोट हमला मसूद अजहर की देखरेख में अंजाम दिया गया। हालांकि माना जाता है कि साजिश के असली सूत्र पाकिस्तानी सेना और बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी ही जानकारी उरी पर हुए आतंकी हमले के बारे में भी आ रही है, जिसे रोकने की कोशिश में कई बहादुर जवान शहीद हो गए। बहुत टारगेट्स है, आप टारगेट चुन लीजिए, हिटबैक कीजिए। हिंदुस्तान के लोगों का खून उबल रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, ये कहने की बात नहीं होती है। पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के अंदर हालात नहीं सुधरने देने हैं। जो डिफेंस है बॉर्डर की, वो डिफेंस को दे देनी चाहिए। एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर भारत माता को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। पठानकोट हमले के बाद नाम सामने आया था अफजल गुरु ब्रिगेड का। सूत्रों के मुताबिक उड़ी के बटालियन हेडक्वार्टर पर भी हमले को अफजल गुरु ब्रिगेड ने ही अंजाम दिया है। इस ब्रिगेड को खास तौर से फौजी ठिकानों पर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। उरी में सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला, पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर हमला। इस साल हुए इन हमलों से पहले आर्मी के कैंप पर एक हमला पिछले साल भी हुआ था। तारीख थी 25 नवंबर 2015। वारदात तंगधार आर्मी कैंप पर हमला। नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में सेना की वर्दी में आए 3 आतंकियों ने सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया। आतंकियों ने सेना के तेल डिपो और बैरकों पर बमों से हमला कर आग लगा दी थी। तंगधार आर्मी कैंप, पठानकोट एयरबेस और उरी बटालियन हेडक्वार्टर, तीनों ही हमले में एक नाम बार बार आ रहा है, अफजल गुरु ब्रिगेड। पहली बार इस ब्रिगेड का नाम तंगधार के हमले में सामने आया। 8 घंटे चले ऑपरेशन के बाद जब हमलावरों को मार गिराया गया तो उनके सामान की जांच में पाया गया कि आतंकियों के बैग पर लिखा था अफजल गुरु स्क्वाड। इसके बाद पठानकोट हमले में भी अफजल गुरु ब्रिगेड का नाम आया। जानकारों के मुताबिक खास तौर से सेना और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए अफजल गुरु ब्रिगेड का गठन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उड़ी की सेना छावनी पर हुए आतंकी हमले को अफजल गुरु ब्रिगेड ने अंजाम दिया। अफजल गुरु ब्रिगेड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे गुटों के खूंखार आत्मघाती आतंकियों का ऐसा दस्ता है जिसे जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर कंट्रोल करता है। सूत्रों के मुताबिक उरी में बटालियन हेडक्वार्टर पर हमले के लिए भी जैश-ए-मोहम्मद ने अफजल गुरु ब्रिगेड का ही इस्तेमाल किया है। दरअसल पठानकोट हमले के दौरान आतंकियों ने पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर का अपहरण करने के बाद उनकी कार में एक नोट छोड़ा था, जिस पर हाथ से लिखा था, तंगधार से लेकर सांबा, कठुआ, राजबाग और दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानिसार मिलते रहेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अफजल गुरु का बदला लेना सिर्फ एक बहाना है। असली साजिश कश्मीर में आतंक की नई लहर पैदा करने की है और इस साजिश के पीछे है आईएसआईएस और पाकिस्तानी सेना। इस साजिश पर अमली जामा पिछले साल नवंबर में आईएसआई अफसरों की कमान में हुई एक खुफिया बैठक में पहनाया गया। बैठक में जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर भी था। मसूद अजहर के साथ लश्कर और हिजबुल के आका भी बैठक में थे। आईएसआई ने आतंकी संगठनों को भारत पर संगठित हमला करने का हुक्म दिया। ये आईएसआई की रणनीति में बदलाव था, क्योंकि फौजी शासक परवेज मुशर्रफ पर आतंकी हमले के बाद से ही आईएसआई ने जैश पर भरोसा करना बंद कर दिया था। लेकिन पठानकोट हमले को अंजाम देकर जैश ने दोबारा उनका भरोसा हासिल कर लिया।
पाकिस्तान के अंदर ये जो रणनीति है और कहां तक इसमें बदलाव आया है, ये शायद पठानकोट के जांच के बाद ही होगा। खबर तो ये भी है कि आतंक के आकाओं से पहली बैठक के बाद जल्द ही आईएसआई ने एक और बैठक की थी। आईएसआई की दूसरी बैठक में 3 आतंकी संगठनों के 30 आतंकी शामिल हुए। बैठक पीओके के आतंकी कैंप में हुई। बैठक की कमान आईएसआई अफसर शौकत खान ने संभाली। आईएसआई अफसर ने आतंकियों से भारत पर बड़ा हमला करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की मसूद अजहर, हाफिज सईद और दूसरे आतंकी कमांडरों से हुई बैठक के बाद 3 संगठनों के 30 सबसे खतरनाक आतंकी छांटे गए। आईएसआई ने उनका ब्रेन वॉश किया और ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग और हथियार देने में पाकिस्तानी सेना के लोग भी शामिल हुए। कुछ खबरों के मुताबिक अफजल गुरु ब्रिगेड को पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के साथ मिला लिया गया है, जिसमें बिना वर्दी वाले पाकिस्तानी कमांडो और आतंकी दोनों शामिल हैं। उड़ी हमले के बाद भी देश में वैसा ही गुस्सा देखा जा रहा है जैसा मिलिटेंट के पिछले बड़े हमले के वक्त देखा गया, लेकिन इस बार राजनीतिक दल और डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान पर पलटवार के कई विकल्पों पर बहस भी की जा रही है। उरी में सेना पर हुए बड़े आतंकी हमले ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। हमले में 4 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन 17 जांबाज भी शहीद हो गए। ऐसे में विरोधियों के साथ साथ सरकार के भीतर और बाहर दोनों तरफ से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग उठने लगी है। खुद प्रधानमंत्री ने उरी हमले पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने हमले में शहीद सैनिकों को नमन करते हुए कहा, इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब इसकी पहचान दुनिया के सामने आनी चाहिए ताकि इसे अलग थलग किया जा सके। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, स्वाभाविक है कि उनको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। Those who tend to put India's security or India's confidence to test would be befittingly responded to. I don't have to spell out that in public. पिछले कई सालों का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 17 जवानों की शहादत हुई है। सरकार ने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने भी उरी आतंकी हमले की निंदा की है। भारत की कोशिश रहेगी कि किसी तरह से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराया जा सके, जिससे उसे दुनिया के मंच पर अलग थलग किया जा सके। अगर भारत इस मुहिम में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक और सैन्य पाबंदियों को झेल पाना मुमकिन नहीं होगा। आतंकवाद को लेकर वैसे भी पूरे विश्व में एक राय है। प्रधानमंत्री विश्व में कई मंचों से ये बात उठाकर समर्थन जुटा भी रहे हैं। खास तौर से दक्षिण एशिया के देशों में आतंकवाद के खिलाफ एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश पहले ही खुलकर कह चुका है कि पाकिस्तान उसके यहाँ भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है। सबसे पहला तो इसका रिटेलिएशन मिलिट्री लेवल पर होना चाहिए। दूसरा, 2 दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस का सेशन बैठ रहा है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की डिमांड होनी चाहिए भारत की तरफ से। पिछले काफी वक्त से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पहल करते हुए पाकिस्तानी टीम को अपने यहां आने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया और भारत की टीम को अपने यहां नहीं आने दिया। अब उरी हमले के बाद रिश्ते और बिगड़ना तय है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सीमा से लगे हिस्से में कई आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सरपरस्ती मिली हुई है। अब लाख टके का सवाल है कि क्या भारत भी सीधा हमला कर इन कैंपों को नेस्ता नाबूद करता है। पठानकोट, पुलवामा, पुंछ और अब उड़ी की सेना छावनी पर हुए आतंकी हमले ने इस साल हुए आतंकी हमलों की फहरिस्त को बढ़ा दिया है। साथ ही लंबा किया है इन आतंकी हमलों का शिकार हुए शहीदों का आंकड़ा। हर बार की तरह आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सरकार की प्रतिक्रिया में भी कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर लोगों की उम्मीद है कि इस बार जवाब जुबानी होने की बजाय जमीनी हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान में भी हलचल है। भारत के संभावित पलटवार से डरे पाकिस्तान ने भड़काऊ बयानबाजी भी शुरू कर दी है। खबर आ रही है कि एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में वहां के रक्षा मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है।
जिस दिन पाकिस्तान के मोहरों ने उरी में सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला किया, उसी दिन पाकिस्तान से परमाणु बम की धमकी भी आई। खबर है कि पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी एटमी हमले की धमकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खतरा हुआ तो एटम चलाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब ख्वाजा आसिफ ने एटम बम की धमकी दी। डिफेंस में जो है न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आखिर वो हमने जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो दिखाने के लिए नहीं रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट हो। दरअसल जैसे ही भारत पर पाकिस्तानी आतंकी कोई बड़ा हमला करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत में सख्त और सीधा जवाब देने का माहौल बनता है। पाकिस्तान परमाणु धमकी पर उतर आता है। कभी सरकार में बैठा कोई शख्स एटम बम की धमकी देता है तो कभी कोई और। जब वो इतनी एग्रेसिव किस्म की चीजें करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे और हमारे अंदरूनी हालत में जो मुदाखलत हो रही है उसको, उसके लेवल को, पिच को बढ़ाएंगे तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा। 4 युद्ध में करारी शिकस्त झेल चुके पाकिस्तान के जहन में अब ये बात कूट कूट कर भर चुकी है कि भारत के सामने उसके पास इकलौती सबसे बड़ी ढाल परमाणु बम ही है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से ही पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। वो दुनिया का इकलौता मुल्क है जो यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों पर आधारित परमाणु बम कार्यक्रम चला रहा है। मोटे अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास 120 परमाणु बम है। वो विमान और मिसाइल से दाग सकता है एटम बम, जबकि भारत के पास 80 से 100 परमाणु बम है। बदकिस्मती से अगर परमाणु युद्ध होता है तो भारत के पास भी सुखोई जैसे लड़ाकू विमान, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जिनसे परमाणु हथियार दागा जा सकता है। लेकिन भारत की परमाणु नीति पहले हमला न करने की है, इसलिए वो परमाणु पनडुब्बी और उनसे छोड़ी जा सकने वाली मिसाइलों को तेजी से बना रहा है। ये मुमकिन है कि बड़े खतरे की स्थिति में पाकिस्तान कभी पहला परमाणु हमला कर भारत के बड़े हिस्से को तबाह कर दे। लेकिन इतना तय है कि भारत के पास जिस तरह से परमाणु पलटवार की क्षमता है, उसकी बदौलत वो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। हालांकि दुनिया भर के जानकार मानते हैं कि दोनों मुल्कों में परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से करीब 1 अरब लोग मारे जा सकते हैं।